अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग ईकेट के यूईटी के मजीद एक पेपर को, मजीद एक लेक्चर को, मजीद एक पास पेपर को सॉल्व करने पे मूव कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमजानुल मुबारक बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा और आप लोग तमाम के तमाम ईकेट के यूईटी के पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे होंगे। सो भाई आज की क्लास में ईकेट के यूईटी के 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे, मगर उससे पहले मैं दो बातें आपको बता देता हूं। बेटा मैं ऑलरेडी यूईटी लाहौर का 2024 का पेपर, ऑथेंटिक पेपर सॉल्व करवा चुका हूं। इसको लाजमी तौर पे कवर करिएगा, इसके क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 2010 2011 का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। इसके अलावा 2017 2019 का पेपर मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। आज की क्लास में हम यूईटी के 2016 के पेपर को सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे। मेरी कोशिश है कि जितने मैं लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा कवर अप करवा सकता हूं वो करवा दूं, ताकि आप लोग अपने यूईटी के टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से जाके दें। क्योंकि बेटा पंजाब का जो ईकेट का टेस्ट होता है उसकी बेसिस पे पंजाब की तमाम गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलते हैं। मेजॉरिटी के अंदर आईएसटी के आज एडमिशन अनाउंस हुए। आईएसटी का अगर आप पंफलेट को पढ़ो, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई आईएसटी का अपना टेस्ट नहीं होता, वो ईकेट को भी काउंट करता है। तो भाई अगर ईकेट के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो पंजाब भर की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके जाने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। तो भाई लाजमी तौर के ऊपर ईकेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और अगर आपकी तैयारी वीक है तो आप लाजमी तौर पर फिर बैच को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि इस बैच में आपकी ईकेट के फर्स्ट टेस्ट की तैयारी भी होगी, सेकंड टेस्ट आपका जून के अंदर होगा, उसकी तैयारी भी होगी। इसके अलावा नस के नेट 3 की, नेट 4 की तैयारी भी होगी। इसके अलावा फास्ट की, जीआईकेआई की तैयारी भी होगी। यानी कि कंप्लीट आपकी फंक की तैयारी इस बैच में शामिल होती है। इसके अलावा एनईडी यूनिवर्सिटी की तैयारी भी शामिल होगी, मैरान की भी होगी, आईबीए की भी होगी, लम्स की भी होगी, जेबिस की भी होगी। पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉमसेट्स हो गई, प्याज हो गई, एनटीएस हो गई। तो बैच का फायदा ये होता है कि भाई पाकिस्तान की तमाम टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन आपको बैच में कवर करवाई जाएगी इंशाल्लाह ताला उस जबरजल। आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। इसमें एग्जामिनर कहता है सॉल्विंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी इज इक्वल टू जीरो फॉर गिव्स। कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीकेकार, हमें इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, आगे आ रहा है प्लस के साइन के बाद ए प्लस का बी, और आगे आ रहा है एक्स का एक्स प्लस का ए इंटू बी इक्वल टू के बाद जीरो। ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो एक आसान तरीका आपको मैं बताऊं क्या है। आसान तरीका ये कि ब्रैकेट को ओपन कर दो। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का ए एक्स, और यहां पे आ जाएगा प्लस का बी एक्स, आगे आ जाएगा प्लस का ए इंटू बी इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो। तो भाई पहली दो टर्म्स में से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। पहली दो टर्म्स में से मुझे साफ तौर पे दिख रहा है मैं कॉमन ले सकता हूं सिंपल तरीके से x को। तो यहां पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस का a। लास्ट की दो टर्म्स में से देखो क्या चीज कॉमन ले सकते हो, प्लस का b कॉमन ले सकते हो। अगेन ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस का a इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास देखो मेरे दो फैक्टर्स बन गए ना, एक फैक्टर आ गया x प्लस का a और दूसरा फैक्टर आ गया बेटा x प्लस का b। इसका मतलब क्या है, इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे सपोज करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ गई x प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी कि x की वैल्यू आ गई नेगेटिव a के बराबर। एक और फैक्टर आ गया मेरे पास x प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की एक और वैल्यू आ गई नेगेटिव के b के बराबर। इस तरीके से फाइनली हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमारी पर्टिकुलरली दो x के आंसर्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए। दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है if the roots of a quadratic equation in x are 2 प्लस माइनस का अंडर रूट 3 देन द इक्वेशन इज डैश। यानी कि देखो आपको बेसिकली दो रूट्स दिए हुए हैं। एक रूट आपको गिवन है 2 प्लस का अंडर रूट 3 और दूसरा रूट गिवन है 2 माइनस का अंडर रूट 3। देखो कभी भी अगर आपको बेटा दुनिया में रूट्स गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले आप सम ऑफ रूट करते हो। सम ऑफ रूट करने का फॉर्मूला ये होता है कि आपने सिंपली दोनों रूट्स का सम कर देना है। आपने क्या काम करना है, दोनों रूट्स का सम। तो प्लस रूट थ्री से माइनस रूट थ्री कट गया, टू प्लस का टू किसके बराबर होता है, फोर के। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई फोर के बराबर। सिमिलरली बेटा देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट के मायने होते हैं कि सिंपल तरीके से आपने रूट्स का प्रोडक्ट करना होता है। रूट्स का प्रोडक्ट करना है तो टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री, तो क्या बन जाएगा, टू प्लस का टू फोर और रूट थ्री प्लस का रूट थ्री। देखो इसका आसान तरीका वैसे सॉल्व करने का पता है क्या है, आसान तरीका ये है कि देखो एग्जामिनर प्रोडक्ट ऑफ रूट कह रहा है ना, तो टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है भाई, बचपन में पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यानी कि क्या बन गया, ये बन गया टू का स्क्वायर माइनस का साइन
और यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर, और √3 के स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, सिंपल 3 बचेगा, 4 में से 3 निकालोगे 1 आ गया। तो सम ऑफ रूट आ गया 4 के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 1 के बराबर। तो आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो भाई, दुनिया में कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करनी है तो फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स, आगे आता है प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू के बाद जीरो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। दुनिया में कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसको फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। तो बेटा देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट बराबर है 4 के एक्स का एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है किसके? 1 के, इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कहता है द 8 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2x स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर होल पावर में 12। देखो भाई, आपके पास बाइनोमियल टर्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 8वीं टर्म बताओ। देखो भाई, कैसे निकालोगे? आपको कभी भी बाइनोमियल टर्म गिवन हो, याद रखिएगा इसमें ए क्या होता है? ए होता है आपकी फर्स्ट टर्म। बी किसको कहते हैं? बी कहते हैं आपकी सेकंड टर्म। और ये जो पावर होती है ना, इसको बेटा क्या कहते हैं? इसको एन कहते हैं। बाइनोमियल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, बाइनोमियल टर्म का दुनिया में फॉर्मूला बराबर होता है किसके? ये होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर के अंदर एन माइनस का आर इंटू बी की पावर में आर। ये सिंपल सा फॉर्मूला बेटा। अब एग्जामिनर देखो क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हें इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन की 8वीं टर्म बतानी है। यहाँ पे आर क्या होता है? आर होता है रिक्वायर्ड टर्म माइनस का 1। तो भाई देखो, अगर मुझे 8वीं टर्म की वैल्यू बतानी है तो आर क्या होगा? यानी कि आर होगा रिक्वायर्ड टर्म माइनस का 1, तो आर की वैल्यू होगी 7 के बराबर। आर किसके बराबर होता है? रिक्वायर्ड टर्म माइनस का 1। तो अगर 8वीं टर्म कैलकुलेट करनी है तो आर की वैल्यू क्या होगी? 7 के बराबर होगी। सिंप्लीफाई करवा दो यार। भाई कैसे सॉल्व करोगे? क्या बन गया? ये हो गया T7 प्लस का 1, एन एन बराबर है 12 के कॉम्बिनेशन आर, आर बराबर है 7 के। ए किसके बराबर है? ए बराबर है 2x स्क्वायर के, पावर में आ जाएगा सिंपल 12 माइनस का 7। बी किसके बराबर है? बी बराबर है नेगेटिव के 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर के, और पावर में क्या आ जाएगा? पावर में आ जाएगा आर, आर का मतलब सिंपल 7 का 7। अब इसको फाइनली सॉल्व करने पे मूव करेंगे। तो बेटा 12 कॉम्बिनेशन 7 कैसे निकालोगे? देखो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है यूईटी के अंदर। 12 कॉम्बिनेशन 7 निकालोगे कैसे? 12 फैक्टोरियल, नीचे 12 में से 7 निकालो बेटा। 12 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। इंटू आपके पास 7 फैक्टोरियल का 7 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करवाते हैं जरा। तो क्या बन जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 फैक्टोरियल में ले जाकर रोक देंगे। सही है ना? 5 फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख दो। 5 फैक्टोरियल बराबर होता है किसके? 120 के। और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। 10 और 11, 10 और 12 क्या होता है? 120 के बराबर होगा। 12 10 इज 120, तो 120 भी कट गया। क्या क्या बच गया? 11, 9 और 8। हमें पता है दुनिया के अंदर 9 इंटू 8 क्या होता है? भाई 9 इंटू 8 होता है 72 के बराबर। तो सिंपल 72 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कर लो भाई। 72 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 2 1 2, 7 1 7, क्रॉस का क्रॉस, 2 1 2, 7 1 7। तो ये आ गया 2 का 2, 7 और 2 9। तो ये आ गया 792 के बराबर। ये आ गया मेरे पास ऊपर 792 के बराबर। फिर आगे देखो, आगे क्या है? 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर। अब देखो 12 में से 7 निकालोगे क्या बचेगा? 5 बचेगा यार। तो यानी कि देखो, ये जो आपके पास पावर 5 होगी, ये 2 के ऊपर भी जाएगी, ये एक्स स्क्वायर के ऊपर भी जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर है, होल पावर में 7 है, तो 7 भी तमाम वैल्यूज के पास जाएगा। -1 की पावर 7 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 2 की पावर 7 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर के साथ भी क्या आ जाएगा? उसकी पावर में 7 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो बेटा बैठ के, तो क्या बन गया? ये हो गया 792 का 792। अब 2 की पावर 5 फिलहाल अभी एज इट इज रहने देता हूं, और एक्स स्क्वायर की पावर 5। तो बेटा पावर पावर मल्टीप्लाई होती है तो 5 2 10 बन जाएगा। ये देखो, नेगेटिव का जो 1 है ये पहले आ जाएगा, क्योंकि 7 कैसी पावर थी? 7 ऑड पावर है। ऑड पावर का मतलब है कि नेगेटिव का साइन उधर का उधर ही रहेगा। और यहाँ पे देखो 2 की पावर 7 हो गया, और एक्स स्क्वायर की पावर 7 का मतलब है कि 7 2 14, तो ये बन गया नीचे 14। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो। 2 की पावर 5 से 2 की पावर, देखो 7 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा आपके पास, जाहिर सी बात है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो। अच्छा, पावर 10 में से 14 को भी निकालोगे तो क्या बचेगा? नीचे 4 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा फर्दर, अगर मैं इसको तरीके से लिखूं बैठ के, ये क्या हो गया? ये आ गया, देखो ऊपर आ रहा है नेगेटिव का 792, नीचे आ रहा है मेरे पास 2 की पावर में स्क्वायर, और यहाँ पे बच रहा है एक्स की पावर 4। तो भैया 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 फर्दर सिंप्लीफाई करो। 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर ना, तो 4 1 4, 4 1 4, 7 में से 4 गया तो 3। भाई देखो 4 के टेबल में 7 कहां पर आता है? 1 के ऊपर। 7 तो नहीं आता, छोटा नंबर क्या है? 1 होगा। तो 3 आपके पास कैरी चला गया, 39 बन गया। 4 के टेबल में 39 से छोटा नंबर आता है? बिल्कुल आता है। क्या आता है? 36 आता है ना। 4 9 इज 36, 36 हो गया। कितना कैरी गया?
तीन का कैरी किया, 32 बन गया, 32 बन गया। 4 के टेबल में 32 कहां पर आता है? 8 के ऊपर। तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया नेगेटिव का 198 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। देखो मेरी आदत है बेटा, मैं एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग एन एप्टीट्यूड एग्जाम यू डोंट नीड टू फॉलो दी बेसिक स्टेप्स। मतलब आप फॉर्मुला थोड़ी लिखोगे बैठ के। कुछ बच्चे होते हैं परेशान हो जाते हैं, सर ये इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में आएगा। अरे भाई लंबा नहीं है, देखो मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद का काम होता है अपने शागिर्द को उंगली पकड़ के चलाना। तो मैं आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहा हूँ। ये जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तो आप इग्नोर कर सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो भाई। तो अगेन जब मैं आपके जमाने में हूंगा या मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इतने बेसिक स्टेप्स नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने में जाऊंगा। मगर चूंकि बेटा उस्ताद हूं तो उस्ताद के जरिए भाई मुझे हर बच्चे को पढ़ाना है, तो इसलिए मैं मेरी कोशिश होती है कि आपको स्टेप्स करके दिखा दूं। अदरवाइज व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर एन एप्टीट्यूड एग्जाम यू डोंट नीड टू फॉलो द स्टेप्स। यू कैन जस्ट डायरेक्टली प्लॉट द फॉर्मूला एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली प्लग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। आप डायरेक्टली अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज को फॉर्मूले में डालो, उठा के सिंपलीफाई करो, आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल बात थोड़ी है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि आपको चारों चीजों को चेक करना पड़ेगा। ओके, यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आइए भाई चेक कर लेते हैं, क्या मुश्किल बात है? मुश्किल चीज है इसके अंदर? भाई पहला ऑप्शन कह रहा है 16 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/6 बराबर है 4 के। चेक करते हैं। भाई देखो सबसे पहले तो देखो मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, लेट सपोज एक की पावर है ए की पावर के, और यहाँ पे आ रहा है ए की पावर एन। दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई होती है ना, अगर उनकी बेसिस क्या हो सिमिलर, तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। ये मैथ्स का बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखो यहाँ पे 16 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 16 की पावर 1/3 प्लस का 1/6। पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में एड अप हो जाएंगी। अब पावर्स को जरा ऐड करते हैं, 1/3 प्लस का 1/6। तो एलसीएम लेता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये भी 6 बन गया। तो यहाँ पे आ गया ऊपर 2 प्लस का 1, इधर आ गया 6, तो 2 प्लस का 1 ये आ जाएगा 3/6, यानी कि 3 1 3 2 6। यानी कि क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास 16 की पावर में 1/2। और अंडर रूट 16, 1/2 का मतलब क्या होता है? पावर में कभी भी 1/2 आ जाए इसका मतलब होता है अंडर रूट, तो रूट 16 बराबर होता है 4 के। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 9 इंटू 9 की पावर में 1/3 और 1/6, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। भाई 9 की पावर में 1/3 क्या बन जाएगा? बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड, तो 1/3 प्लस का 1/6। तो 1/3 प्लस का 1/6 अभी किया था ना, क्या वैल्यू आई थी? 1/2 के बराबर। तो भाई 9 की पावर में अगर 1/2 आता है, तो 9 की पावर 1/2 तो 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आ रहा है 81 की पावर 1/8। 81 तो नहीं होता भाई, 81 क्या होता है? 81 होता है आपके पास 3 की पावर 4। और अगर पावर में 1/8 आ रहा है तो 4 1 4 एंड 4 2 8। सिंप्लीफाई करोगे ये तो अंडर रूट 3 बन रहा है। हालांकि यहाँ पे क्या आ रहा था? 3 आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? √3। इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? देखो मैंने कोई मुश्किल काम नहीं करा, सिंप्लीफाई करवाओ ना इसको बैठ के। 81 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है, बाहर 1/8 आ रहा है तो सिंप्लीफाई होगा। 4 2 8, तो यानी कि 3 की पावर 1/2 बचेगा। तो भाई अंडर रूट 3 बन जाएगा ये तो। हमें तो क्या चाहिए था भाई? हमें तो चाहिए था सिंपल 3। इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं कर रहा, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं भैया। 9 की पावर में 1/3 प्लस का 1/6, तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पे आ गया √9, √9 3 के बराबर होता है। और 9 की पावर में 1/18 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 9 क्या होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर इंटू 1/18, तो 2 9 ज़र इज 18, तो 3 की पावर में 1/9 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 की पावर है 1/2, यहाँ पे 3 की पावर 1/9 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव नहीं कर रहा, तो खाली एक ही ऑप्शन प्रूव कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है यार, क्या मुश्किल चीज है? भाई दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं होती, अगर आप उसको मुश्किल ना बनाओ। आप मुश्किल नहीं बनाओगे, हर चीज आपके लिए आसान है, यकीन मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ इफ 3x² माइनस 6 माइनस का 9x+1 देन दी वैलिड वैल्यूज। अच्छा भाई अब चेक करना पड़ेगा अगेन। देखो ये भी आपके पास जो है ना प्लग इन कॉन्सेप्ट आ रहा है। प्लग इन कॉन्सेप्ट होता है हिट एंड ट्राई। आपको ऑप्शंस गिवन है, बारी बारी डाल के चेक करते हैं भैया, और तो कुछ नहीं पता हमें। हमें बेसिकली एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ रही है। इक्वेशन क्या आ रही है? 3 की पावर के अंदर x², आगे आ रहा है -6, यहाँ पे आ रहा है -9 इंटू एक्स प्लस का 1। कहता है कि भाई कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं एक्स की, इसके ऊपर वेरीफाई कर रहा है, तो चेक करना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन में 4,2 आ रहा है, तो पहले 4 डाल के चेक कर लेते हैं। 3 की पावर में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का 6, ओके, माइनस का 9, और फिर अगेन एक्स की वैल्यू 4 डाल रहे हैं ना, तो 4 प्लस का 1 5 बन गया। तो भाई 16 में से 6 को अगर मैं निकालूंगा तो ये बन जाएगा 3 की पावर में 10, माइनस का साइन 9 की पावर 5। 9 की होता है 3 का स्क्वायर, तो अगेन पावर में 5, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। तो ये बन गया 3 की पावर 10 माइनस का 3 का स्क्वायर जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो 5 2 जार ये बन गया 10।
तो 3 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 जीरो के बराबर बनेगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको प्रूव कर रहे हैं, यानी कि 4 की वैल्यू जब मैंने डाली तो डालने में प्रूव कर रहे हैं। अगला पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। भाई अब की बारी में मैं इस 2 को डाल के चेक करता हूँ। तो इधर ये आ गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डायरेक्टली कर दो यार, 4 के बराबर होता है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस का 6, और यहाँ पे हो गया माइनस का 9, और 2 प्लस का 1 यानी कि 3। तो 4 में से अगर मैं 6 को माइनस करूंगा, ये तो नेगेटिव का 2 बन गया, और माइनस का 9 इंटू 2 प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 9 का 9, 2 प्लस का 1 3। ये तो प्रूव नहीं करेगा इसको, तो ये तो गलत हो गया वैसे ही। सही है, 0 कॉमा 1 में डाल के चेक कर लो। जीरो, अगर एक्स की वैल्यू 0 डालता हूँ तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, फिर माइनस का 6, ये भी माइनस में आएगा, वेरीफाई नहीं करेगा। 0 इज इक्वल टू 0 वेरीफाई नहीं होगा, ये भी गलत है। अगर 3 डाल के आप चेक करते हो, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर, माइनस का 6, फिर माइनस का 9, और अगेन 3 प्लस का 1। तो 9 में से 6 निकालोगे बेटा 6 बचेगा, और 3 प्लस का 1 होता है 4 के बराबर, तो 4 2 18 हो जाएगा। ये भी वेरीफाई नहीं करेगा, तो खाली एक ही देखो पॉइंट इसको वेरीफाई करे, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। भाई ये बेसिक चीजें हैं यार, ये हिट एंड ट्राई मेथड पे सॉल्व होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस तो इंतहाई आसान होते हैं। अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है, पेपर में कॉन्सेप्ट आ रहा है, सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर टर्म्ड एज दी हिट एंड ट्राई कॉन्सेप्ट। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपने सिंपल तरीके से अपनी वैल्यूज को डालना है, वैल्यूज को डाल के चीजों को प्लग इन करना है। प्लग इन करोगे आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। इसमें मतलब क्या मुश्किल बात है यार, आप सिंपल अपनी वैल्यू को डालोगे, डालने के बाद आपको क्वेश्चन का सिंपल वे में आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ लॉग बेस 9 अंडर रूट 729 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। लॉगरिथम के क्वेश्चन से तो भाई आपका वास्ता इतना पढ़ने वाला है ना, ईकेट में इसकी कोई हद ही नहीं है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ एक्स बताइए, कहां पे आपसे कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स बताइए लॉग बेस 9, और आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है अंडर रूट 729 का 729 इक्वल टू के बाद एक्स। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए रूट 729 होता क्या है। 729 होता है 9 का क्यूब, या 27 का स्क्वायर होता है, सही है ना? हाँ 27 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 का क्यूब होता है ना। 729 क्या होता है? 9 का क्यूब होता है, और 27 का क्या होता है? 27 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि क्या बन गया? ये बन गया लॉग, लॉग का लॉग आ गया, 9 का 9 आ गया, और यहाँ पे देखो रूट 729 क्या होता है? 27। तो रूट 729 क्या हो जाएगा? 27 के बराबर, इक्वल टू के बाद एक्स का एक्स। अब देखो इसको थोड़ा और जरा सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो भाई लॉग का लॉग, अब देखो 9 क्या होता है बेटा? 9 होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर, सही है ना? और 27 क्या होता है? देखो 3 का जो क्यूब होता है ना, ये क्या होता है? 27 के बराबर। तो जहां पे 27 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का क्यूब। ये जो 27 जहां पे लिखा हुआ था, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का क्यूब इक्वल टू के बाद एक्स का एक्स। अब देखो हमारे पास दुनिया के अंदर बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है लॉगरिथम के अंदर, कि भाई लॉगरिथम के अंदर अगर देखो आपके पास आपकी जो बेस है इसके ऊपर भी पावर आ रही है, और आपका जो आर्गुमेंट है फंक्शन है इस पे भी पावर आ रही है। तो जो ऊपर वाली पावर है उसको आप उठा के पहले लिख दोगे, और हमारे पास जो बेस की पावर आ रही है उसको उठा के मैं बाद में लिख दूंगा। यानी कि देखो ये जो मेरी फंक्शन की पावर आ रही थी इसको मैंने पहले लिख दिया, और ये जो मेरी बेस की पावर आ रही थी इसको मैंने डिवीजन में लिख दिया। और बाकी आपके पास जो आपका लॉगरिथम था ये अब आपकी सिंपल फंक्शन पे और सिंपल बेस पे अप्लाई हो गया। अगेन लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी होती है, कभी भी किसी भी लॉग के अंदर अगर आपकी फंक्शन और आपकी बेस सिमिलर हो जाए, इसका आंसर होता है 1 के बराबर। तो आपके पास फाइनली क्या चीज बच गई? आपके पास खाली बच गया 3/2। तो एक्स किसके बराबर आ गया? 3/2 के बराबर। दोबारा समझिएगा बेटा, लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी लॉग के अंदर अगर आपके पास आपकी बेस है उस पर कोई पावर आ रही है, सिमिलरली आपका कोई फंक्शन है उसके ऊपर कोई पावर आ रही है, लेट सपोज एक्स, सही है? तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपकी फंक्शन की पावर है वो पहले लिखी जाएगी, जो बेस की पावर है वो डिवीजन में लिखी जाएगी। आपका लॉगरिथम सिंपल तरीके से अब अपने फंक्शन के ऊपर अपनी बेस पे सिंपली अप्लाई हो जाएगा। बेसिक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, तो हमने इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा। तो ये जो पावर में 3 आ रहा था और बेस की पावर में 2 आ रहा था, ये नीचे ऊपर नीचे आपके पास डिवीजन में चले गए, और सिंपल लॉग आपका बेस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो गया। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं ऑन सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन 3 log y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 2 log x इंटू 1, और होल पावर में आपके पास आ रहा है 2। अब इस क्वेश्चन में भाई कोई भंडा आया हुआ है जिसकी वजह से क्वेश्चन फर्दर सॉल्व आप नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में टाइपिंग कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में कोई गलती है जिसकी वजह से क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, जहां तक मेरा ख्याल है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 गिवन है, अगर कभी भी लॉगरिथम के अंदर 1 आ जाए, ln 1 हो या log 1 हो, 0 के बराबर होता है। तो फिर आपके पास बचना चाहिए था 3 log y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4।
बट यहाँ पे कोई गलती है, फंक्शन नहीं गिवन, बेस डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन या बेस में कंफ्यूजन है। दैट्स द रीजन कि इस क्वेश्चन में टाइपिंग कोई मिस्टेक है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है द कोऑर्डिनेट्स गिवन इन द टेबल रिप्रेजेंट अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस का c, द वैल्यूज ऑफ m एंड c आर डैश। अब देखो आपको बेसिकली x और y की वैल्यू गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है कि फंक्शन अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो बताइए m और c की वैल्यू क्या होगी। देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो भाई मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस का c। तो अगर मैं y की वैल्यू को 6 रखता हूं, m का m एज इट इज, x की जगह पे x की वैल्यू 0 आ गई तो प्लस का c। तो भाई c की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, c की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 के बराबर। यानी कि c किसके बराबर आ गया, c आ गया 6 के बराबर जब आपने x की वैल्यू 0 रखी थी। अब ये जो c की वैल्यू है ना, इसको आगे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या, 14/3। तो y की जगह पे मैंने रखा 14/3, और यहाँ पे m का m एज इट इज, और x की जगह पे x की वैल्यू किसके बराबर रख दी आपने, 1 के बराबर रख दी, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 14/3, प्लस का c। अब देखो पिछले वाले पॉइंट से हमने c की वैल्यू जो निकाली थी उसको यहाँ पे प्लॉट कर दो। प्लस का 6 जब बेटा दूसरी तरफ जाएगा वहां पे माइनस का 6 बन जाएगा, जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे प्लस का 6 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 14/3 माइनस का 6 इक्वल टू के बाद m का m एज इट इज, इक्वल टू के बाद सिंपल वे में m का m एज इट इज। अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 का 3 एज इट इज, 6 3 18, 14 में से 18 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, नेगेटिव का 4 बचेगा, इक्वल टू के बाद m का m। तो हमारे पास सिंपल तरीके से m की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव के 4/3 के बराबर। यानी कि इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर c की वैल्यू आ गई 6 के बराबर, m की वैल्यू आ गई नेगेटिव के 4/3 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द एक्सप्रेशन 2 / x × x + 1 किसके बराबर होगा। नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है, भाई इसको सॉल्व करने का तरीकेकार बारी बारी ऑप्शंस का एलसीएम लेके चेक कर लो, जिसके ऊपर आपको ये वैल्यू मिल रही है, करेक्ट आंसर होगा। तो भाई पहले ऑप्शन को अगर मैं देखूं, तो भाई यहाँ पे अगर मैं इन ऑप्शंस का एलसीएम लेता हूँ कंबाइन करवाने के लिए, तो नीचे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, नीचे मल्टीप्लाई, ये x + 1 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस का 1, माइनस का साइन है इट इज, ये x जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2x बन गया। तो बेटा सिंप्लीफाई इसको जब फर्दर करवाओगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 2 माइनस का 2x, नीचे डिवीजन के अंदर आ जाएगा मेरे पास x इंटू एक्स प्लस का 1, 2x से 2x कट गया, तो ये आ जाएगा फाइनली 2/x इंटू एक्स प्लस का 1। तो ये मेरा आंसर ये आ गया। देखो यही क्वेश्चन आपको गिवन था ना, ये फॉर्म हो रहा है। आप ये वाला चेक करना चाहो इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं भैया, कोई मसले की बात थोड़ी है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा ये x+1 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 2, क्योंकि x+1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जाके दोनों टर्म्स के साथ आ जाएगा, फिर आगे प्लस का 2x, सिंप्लीफाई करवाओगे तो बेटा आपके पास खाली 2 थोड़ी बचेगा, ये तो 2x प्लस 2x 4x बन जाएगा। तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको करेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, खाली ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन -360 डिग्री एंड 180 डिग्री व्हेन sin x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपके पास साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, साइन एक्स की वैल्यू आ रही है 1/2 के बराबर। तो भाई मुझे क्या एक्स की वैल्यू बतानी है, तो भाई साइन को दूसरी तरफ भेजोगे वहां जाके क्या बन जाएगा, वहां जाके बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, ये होता है 30 डिग्री के बराबर। तो भाई 30 तो सारे ऑप्शंस के अंदर आ रहा है, नहीं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आ रहा है। ओके, अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एंगल बताइए -360 से 180 के दरमियान में। अब एग्जामिनर ने क्या कहा है कि भाई आपको एंगल कहां पे बताना है, नेगेटिव के 360 से लेके 180 के दरमियान पे। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, हमारे पास देखो नेगेटिव का 360 ऑब्वियसली सी बात है इधर लाई करता है। ओके, और हमारे पास वैसे बाय द वे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप कभी भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हो आपका एंगल पॉजिटिव होगा, मगर जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन करने पे जाओगे आपका एंगल क्या होगा, नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज के ऊपर जब आप पूरा चक्कर लगाओगे तो नेगेटिव का 360 आपका फॉर्म होगा, और पॉजिटिव का 180, भाई पॉजिटिव का 180 यहां पे लाई करता है। एग्जामिनर कह रहा है दरमियान का एंगल बताओ, भाई सिंपल तरीके से कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप 180 में से 30 को माइनस करवाइए तो दूसरा एंगल क्या आएगा, दूसरा एंगल 150 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है ए और एक मैट्रिक्स आ रहा है बी, गिवन दैट ax इज इक्वल टू बी इफ द मैट्रिक्स x इज डैश। यानी कि देखो हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, उसने आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू भी बता दी, मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी बता दी। एग्जामिनर कह रहा है
कि भाई ए एक्स अगर बराबर है किसके, बी के, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर मुझे एक्स का मैट्रिक्स निकालना है तो मैट्रिक्स ए को आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। जब मैट्रिक्स ए दूसरी तरफ जाएगा ये ए इनवर्स की फॉर्म में जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, पहले मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालो फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करवाओ, तो एक्स मैट्रिक्स की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बेटा सिंपल तरीके से ए इनवर्स कैसे निकालोगे। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भाई, 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीकेकार ये होता है कि जो भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स आ रहा है ना, इसके डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशंस को आप चेंज कर दो। तो -2 को ऊपर रख दिया, 3 को नीचे रख दिया, और नॉन डायगोनल्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो नीचे आ जाएगा -2 और -4 नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बचेगा। तो ये आ गया। अच्छा डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार ये होता है, कभी भी अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो भाई 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू -2, नेगेटिव का 6 बन गया, माइनस का साइन फॉर्मूले का, नेगेटिव का 4 इंटू 2, नेगेटिव का 8, मगर नेगेटिव नेगेटिव ही बन जाएगा, प्लस का 8, तो -6 प्लस का 8 ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो भाई अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, सिंपल एडजॉइंट को डिवाइड करवा देंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर। एडजॉइंट बराबर है -2, 4, -2 और 3, इसको हमने क्या करवाना है, डिवाइड करवा देना है डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो तमाम की तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जितनी भी आपके पास पर्टिकुलरली ये वैल्यूज आ रही हैं, ये सारी की सारी हमारे पास 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, ए इन आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाई 2, नेगेटिव का 1, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो जाहिर सी बात है ये 2 बचेगा, नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाई 2, अगेन नेगेटिव का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। मैट्रिक्स बी मुझे क्या गिवन है, मैट्रिक्स बी आपको गिवन था 27 और 16। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिंपल तरीके से मैट्रिक्स एक्स। तो ए इनवर्स को आपने बी से मल्टीप्लाई करवा दो। कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे बेटा, रॉज इनटू कॉलम्स, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास हेड टू हेड कॉन्सेप्ट, टेल टू टेल कॉन्सेप्ट, कि भाई इसकी जो टेल है इसकी टेल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका जो हेड है इसके हेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा कि भैया सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1 इंटू 27, तो ये बन गया नेगेटिव का 27। फिर देखो ये 2 जाके 16 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव का 16 2 जा 32 होता है। फिर नेगेटिव का 1 इंटू 27, तो नेगेटिव का 27। फिर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16, तो क्या बन गया, प्लस का 3/2 इंटू 16, इसको सिंप्लीफाई करवाओगे आप तो नेगेटिव का 27 प्लस का 32, 32 में से अगर आप 27 को माइनस करते हो तो किसके बराबर आएगा, 5। नॉर्मल सी बात है ना भाई, 32 में से अगर मैं 27 को माइनस करता हूं, हाँ तो सही है 5 बचेगा, या तो सिंपल तरीके से क्या आ गया, पॉजिटिव का 5। ओके, और अगर मैं क्या करता हूं, 2 1 2, 2 8 16, 8 3 24, तो नेगेटिव का 27 प्लस का 4, नेगेटिव का 27 और प्लस का 8 3 24 ना, नेगेटिव का 27 प्लस का 24, नेगेटिव का 27 प्लस का 24, ये आ जाएगा नेगेटिव के 3 के बराबर ना, 27 प्लस का 24 है क्योंकि नेगेटिव का 27 प्लस का 24, ये आ जाएगा -3 के बराबर। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 5 और नीचे आ गया -3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले आपको 2/2 का मैट्रिक्स गिवन था, आपने उसके फॉर्मूले के ऊपर इसका एडजॉइंट निकाला, इसका आपने डिटरमिनेंट निकाला, इस तरीके से आपको 2/2 का क्या मिल गया, इनवर्स मिल गया। वंस यू हैव द इनवर्स देन सिंपल आप इसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करवाओगे, सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, अगेन इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स सी है, तो बताइए मैट्रिक्स बी किसके बराबर होगा। अब देखो अगेन आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स सी गिवन है, हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स बी। तो भैया सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करोगे, मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या होगी, मैट्रिक्स ए को कभी भी मैट्रिक्स अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है वो बेटा इनवर्स की फॉर्म में जाता है। भाई ये बुनियादी बातें मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी डिफाइन करी हुई होती हैं। कभी भी दुनिया में मैट्रिक्स अगर बेटा इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो कैसे जाता है, इनवर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू सी हो गया। अब आप सोचो कि 2016 के अंदर ये पेपर यूईटी के अंदर पूछा गया था, ईकेट के अंदर, और यहाँ पे सिमिलर कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जिस बच्चे को नहीं आता होगा कॉन्सेप्ट, उसके एक साथ ही 8 नंबर कट गए, क्योंकि एक एमसीक्यूज आपके 4 नंबर का आ रहा है ना बेटा, नंबर ज्यादा है आपके, तो बच्चे के क्या हो गए, फजूल के 8 नंबर कट गए, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो भाई सिंपल तरीके से सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स क्या गिवन है, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए गिवन है,
वन, थ्री, टू और -1। सबसे पहले इनवर्स निकालने पे जाएंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए होगा इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट लेने का तरीकेकार क्या होता है? सिंपल तरीके से आपने करना है, जो भी आपके डायगोनल वैल्यूज हैं इनकी पोजीशंस को चेंज, और नॉन डायगोनल को नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई। सही है, फिर इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट नेगेटिव का 1 × 1 -1, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का 3 × 2 नेगेटिव का 6। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास -7 के। किसके बराबर आ गई? -7 के। अब करना क्या है? अब इसका ए इनवर्स बनाओ। तो ए इनवर्स कैसे बनाओगे भाई? ए इनवर्स आ जाएगा सिंपल एडजॉइंट। एडजॉइंट आ रहा है -1, -2, -3 और 1। इसको आपने सिंपल डिवाइड करवा दिया। किस पे डिवाइड करवा दिया? डिवाइड करवा दिया बेटा आपने इसको सिंपल तरीके से -7 के ऊपर। तो एग्जामिनर क्या कह रहा था? एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि भैया इसको फर्दर सिंपलीफाई थोड़ा सा करवा लो। ये नेगेटिव साइन तमाम की तमाम वैल्यूज को जाके रिप्लेस कर देगा। ये नेगेटिव साइन तमाम की तमाम वैल्यूज को जाके क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बन गया? ये हो गया मेरे पास +1, और यहाँ पे हो गया +3, यहाँ पे हो गया +2, और यहाँ पे आ गया -1। देखो नीचे -7 था ना, तो -7 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवाता हूं तो जाहिर सी बात है कोई चीज कैंसिल आउट तो हो नहीं रही है। तो मैं इस नीचे वाले 7 को मैं इधर बाहर निकाल के रख देता हूँ। ये जो नीचे वाला 7 आ रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ना, तो भाई इसको मैंने नीचे निकाल के रख दिया क्योंकि तमाम टर्म से डिवाइड हो रहा है। और नेगेटिव साइन को मैंने साथ ही रहने दिया। तो ये आपके पास अभी आई है ए इनवर्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है? ए इनवर्स की। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? ए इनवर्स की। अब एग्जामिनर ने क्या कहा है? आपको निकालनी है बी की वैल्यू। जरा गौर से बात समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, बात बड़े पते की कर रहा हूं। कि देखो आपने सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लिया। अब इस ए इनवर्स को जब आप सी से मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो आपको बी मिलेगा। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, आपको चूंकि मैट्रिक्स बी चाहिए था, तो मैट्रिक्स बी कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले हमने ए इनवर्स निकाला, इसको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब देखो आपके पास जो मैट्रिक्स ए इनवर्स की वैल्यू आई है, तो आपने करना क्या है? इसको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स किसके बराबर था? ए इनवर्स की वैल्यू आई 1/7। यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया -1। और मैट्रिक्स सी क्या है? मैट्रिक्स सी आ रहा है 1001, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। लगे हाथ तो आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं। कुछ मासूम से बच्चे ऐसे होंगे जो बैठ के से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी अगर आप यूनिट मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हो, वापस से आपके पास आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। तभी तो इसको क्या कहते हैं भाई? तभी तो इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। दुनिया में कभी भी अगर आप क्या करवाओगे, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग सिंपल तरीके से यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा वापस में आपको आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स हमेशा आंसर में मिल जाता है। ये मैथ्स की बड़ी बुनियादी कंडीशन होती है, बड़ी बुनियादी बात होती है। तो भाई अगर मैं देखो इस कंप्लीट मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, वापस मुझे भी ओरिजिनल चीज मिलेगी। आप करके करना चाहो तो आप करके चेक भी कर सकते हो। 1/7 को मैं पहले लिख देता हूँ। सिंपल देखो, ये आपके पास ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा। ये आपके पास 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 0 बन जाएगा। फिर आपके पास बेटा क्या हो जाएगा? ये 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 बचेगा। नेगेटिव का 1 0 से होगा 0 बचेगा। अब की बारी में 1 0 से होगा 0 बचेगा। 3 1 जार 3 बचेगा। 2 0 से होगा 0 होगा। नेगेटिव का 1 × 1, नेगेटिव का 1 ही बचेगा। तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू वापस से आ रही होगी। तो इसीलिए आपके पास मैट्रिक्स बी का आंसर क्या आ गया? मैट्रिक्स बी का आंसर किसके बराबर होगा? आपके पास डायरेक्टली यही आपका आंसर मैट्रिक्स बी का आ रहा होगा। तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर है? 1/7 × 1/2 × 3/-1। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बताओ भाई इसमें क्या मुश्किल बात है? कौन कहता है मुश्किल है यार? मुझे बताओ कौन कहता है? आप बोलोगे सर आसान है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल चीज है बेटा? अच्छा, ऑन सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन sin 2 θ डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 θ द रिजल्ट विल बी डैश। अरे भाई बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है ऊपर आ रहा है sin 2 θ, नीचे आ रहा है 1 + का cos 2 θ। कहते हैं इसका आंसर क्या होगा? भाई देखो हमेशा याद रखिएगा, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई? sin 2 θ का फॉर्मूला क्या होता है? साइन के डबल एंगल फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर 2 sin θ, आगे आता है cos 2 θ। अब देखो नीचे डिवीजन के अंदर 1 + का cos 2 θ। कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई ये बराबर होता है cos² θ माइनस के sin² θ के। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं, कैसे करवाऊंगा फर्दर? हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 1 माइनस का sin² θ क्या होता है? ये बराबर होता है cos² θ के। क्योंकि देखो sin² + cos² बराबर है किसके? 1 के। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है 1 माइनस का sin²θ, तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है cos² θ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये 1 माइनस का sin², यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos² आ जाएगा। तो ऊपर मौजूद था मेरे पास 2 sin θ × cos θ, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस का sin²θ,
ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा के। तो भाई क्या बन गया, ये आपके पास सिंपल तरीके से बन गया किसके बराबर, ऊपर आ गया 2 sin थीटा इनटू कॉस थीटा, नीचे आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, तो ये बन गया साइन बाय कॉस। और साइन डिवाइडेड बाय कॉस किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 1 के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2, और नीचे डिवीजन में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। देखो कभी भी दुनिया में अगर लिमिट का क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाए, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या होता है, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि जो भी आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है उसको डायरेक्टली क्वेश्चन में डाल के चेक करो। अगर तो इन्फिनिटी फॉर्म होता है, डिवीजन में जीरो आता है, इसका मतलब फंक्शन अभी डिफाइंड नहीं है, एल हॉपिटल रूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है चूंकि एक्स की वैल्यू 1 पे अप्रोच कर रही है तो नीचे आपके पास जीरो बन जाएगा, इसका मतलब फंक्शन अभी डिफाइंड नहीं है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। एल हॉपिटल रूल कहता है ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस के एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस के 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और माइनस के एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर मैं लिमिट को अप्लाई करवाता हूं तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे 1 आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया 2 × 1 प्लस का 1, नीचे आ गया 2 × 1 माइनस का 1। तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर, ये आ जाएगा ऊपर 2 + 1 क्या बन गया, ऊपर 2 + 1 बेटा आ जाएगा 3 के बराबर, नीचे दो में से एक निकालोगे एक बचेगा, तो आंसर क्या आ गया, सिंपल आपका फंक्शन 3 के बराबर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। कोई मसले की बात नहीं है, कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है, इसको जरा डिफरेंशिएट करके तो बताओ, हमें भी जरा सॉल्व वॉल्व करके बताओ कि भाई क्वेश्चन आ रहा है x माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अच्छा वैसे दो तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हो, आप पे डिपेंड करते हैं दोनों तरीके, मगर आसान तरीका क्या है कि भाई डायरेक्टली यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करिए, ज्यादा आसान तरीका है सॉल्व करने के लिए। तो भाई सिंपल डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि भाई पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रहने दो, ये चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो मैं काम करता हूँ इसको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ, आई एम सॉरी। मेरे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मौजूद है, इधर मौजूद है मेरे पास सिंपल एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर, सही है। अब देखो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला ये कहता है पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रहने दो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो। अब x प्लस टू के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, प्लस के 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला कहता है प्लस का साइन लगाओ, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको आपकी बारी में एज इट इज रहने दोगे, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसको डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। x माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 होगा, और नेगेटिव के 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन लूं तो भाई x प्लस टू कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखो दोनों टर्म में आ रहा है ना, तो x प्लस टू को यहाँ से हम कॉमन लेके निकाल लेते हैं, तो x प्लस टू को मैंने कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे बाहर बच रहा है x माइनस का 1, और यहाँ पे अंदर मौजूद था क्या, ये x प्लस टू कॉमन लेके बाहर चला गया, इधर बच रहा है 2 का 2। फिर आगे क्या आ रहा था, आगे यहाँ पे देखो ये स्क्वायर था ना ऊपर, तो आपने एक एक्स प्लस टू को कॉमन लिया है, तो एक एक्स प्लस टू अभी भी बचा हुआ है, सही है ना, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां पर आ गया मेरे पास x प्लस टू का x प्लस टू, और ये 2 जाके ये क्या बन जाएगा 2x माइनस का 2, आगे आ गया प्लस का x प्लस का 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई जब आप इसको करोगे तो बेटा नेगेटिव 2 से प्लस का 2 कट जाएगा, x प्लस का 2x 3x बच गया, x प्लस का 2x 3x बन गया, और बाहर क्या मौजूद था x प्लस का 2 एडिटिव, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया 3x इंटू एक्स प्लस टू के बराबर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b डिवाइडेड बाय, से क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एट 2,5 इज टू फाइंड ए एंड बी। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक कर्व की इक्वेशन आ रही है, बताइए ग्रेडियंट क्या होगा। अच्छा देखो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट कहते हैं दुनिया में स्लोप को, आसान भाषा में डी वाई बाई डी एक्स को, सही है ना, एक बात तो ये हो गई। अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है 2,5 का, और इस पर्टिकुलर कर्व का जो ग्रेडियंट है स्लोप है वो 2 के बराबर है, तो आपसे कह रहे हैं ए और बी की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई सबसे पहले तो आप क्या काम करो, आपके पास इक्वेशन आ रही है किसके बराबर, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर,
तो यानी कि x की पावर क्या है, -2 के बराबर। जब नीचे वाले एक्स स्क्वायर को नीचे से ऊपर भेजोगे पावर में -2 आ जाएगा। सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप कैसे निकालोगे, देखो आपको स्लोप की वैल्यू गिवन है 2 के बराबर, तो मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा, dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है, ताकि मेरे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के काबिल हो जाए। अब देखो बेटा, हमारे पास जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का क्या लेता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल टू के बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है। बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो बी कांस्टेंट है पहले आ गया। अगर कभी भी आपको दुनिया में एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव लेना है तो किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिखोगे, फिर पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखोगे और फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, -2 इंटू एक्स की पावर -3। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर में, चूंकि -3 आ रहा है ना, तो इसको ऊपर से नीचे भेजोगे तो क्या बन जाएगी, पावर क्यूब में आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई। आपको dy/dx की वैल्यू क्या है, गिवन है, आपको dy/dx की वैल्यू गिवन है ना बेटा, तो dy/dx की जगह पे क्या आ गया, m आ जाएगा, यानी कि dy/dx की वैल्यू क्या गिवन है आपको, स्लोप की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 के बराबर। तो भाई dy/dx की जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं 2 लिख दूंगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस का, और नेगेटिव का 2 जाके b से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया -2b डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास फिलहाल वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉइंट भी दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है ना, ये आपका x कॉमा वाई है, ये जो पॉइंट है बेटा ये क्या है, ये आपका x कॉमा वाई है। तो अब आप दो काम करो, अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका पता है क्या है, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि भाई सिंपल तरीके से आपको x कॉमा वाई की वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है, इधर x के अंदर x की वैल्यू को प्लॉट कर दो। तो क्या बन जाएगा, इत्तेफाक से x की वैल्यू भी 2 के बराबर है, तो ये बन गया 2 का 2, a का a, माइनस का 2b का 2b, और इधर x की जगह पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, तो 2x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 के बराबर। के क्या बन गया, ये आपके पास सिंप्लीफाई करके बन गया 2 का 2, a का a, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का b ऊपर बच रहा है, नीचे 4 का 4, माइनस के b/4 को दूसरी तरफ भेज दोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 प्लस का माइनस का b डिवाइडेड बाय 4, जब दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस का b डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 2 प्लस का b डिवाइडेड बाय 4। अब इस a की वैल्यू को फाइनली अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करवाओ सिंपल तरीके से, फिर आप x और y के अंदर x और y की वैल्यू को डालो, तो आपका क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा देखो लेंदी काम है, मगर हिट एंड ट्राई मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, मगर वो बाद में अप्लाई करोगे। तो देखो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया y इज इक्वल टू a की जगह पे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, a की वैल्यू आई है हमारे पास 2 प्लस का b डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स, और आगे आ रहा है प्लस का b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो भाई सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, तो देखो x और y की वैल्यू गिवन है, तो y की जगह पे y की वैल्यू डालो, 5 आ गया, यहां पर आ रहा है 2 प्लस का b डिवाइडेड बाय 4, सही है। आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है आपके पास सिंपल x का x के अंदर x की वैल्यू 2 के बराबर है, फिर अगेन b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर देखो आप क्या काम कर रहे हो, इस इक्वेशन में a की वैल्यू को और y और x की वैल्यू को डाल रहे हो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। अब बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवा लो, आंसर आ जाएगा भाई फाइनली। 5 का 5 एज इट इज, तो 2 प्लस का b डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम लूंगा यहाँ पे, 4 का 4, 4 2 जार 8, तो ये बन गया 8 प्लस का b, और ये बाहर वाला 2 एडिटिस प्लस का b/4। भाई चूंकि दोनों टर्म्स के नीचे देखो 4 मौजूद है, तो उसमें काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करवाओ इसको। कैसे कि देखो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये 2 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 8 2 जार 16 प्लस का 2b, बाहर मौजूद था प्लस का b, नीचे आ गया 4 का 4, ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा 5 4 जार 20 इक्वल टू के बाद 16 का 16, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2b प्लस का b, यानी कि प्लस का 3b। तो 20 में से 16 को माइनस करोगे बेटा, 20 में से 16 को जब माइनस करोगे बचेगा 4, इक्वल टू के बाद 3b का 3b, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे b की वैल्यू 4/3 आ रही है, खाली ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे b की वैल्यू 4/3 आ रही है। देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझ लो। आपको सिंपल तरीके से कर्व की इक्वेशन गिवन थी, ये जो कर्व की इक्वेशन गिवन थी इसका आपने पहले वन टाइम डेरिवेटिव लिया, क्योंकि वन टाइम डेरिवेटिव होता है स्लोप। जब आपके पास स्लोप की इक्वेशन आ गई तो देखो यहाँ पे अभी भी अननोन a और b मौजूद है, तो हमने क्या करा, हमने इसका डेरिवेटिव इसलिए लिया था ताकि y वाली टर्म खत्म हो जाए, तो आपने सिंप्लीफाई करके यहाँ से a की इक्वेशन बना ली। ये जो a की इक्वेशन बनाई इसको फिर आपने लाके वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करा, और ये सिंपल आपने चीजों को ओपन किया है कि y में y की
वैल्यू डाली, एक्स में एक्स की वैल्यू डाली, एक्स में एक्स की वैल्यू डाली, और ये सारी बेसिक मैथ्स है, नर्सरी क्लास की मैथ्स है, आपने इसको ओपन अप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से फाइनली एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे आया हुआ है भाई। ये पेपर मैं अपने पास से नहीं करवा रहा, पीछे आपको यूईटी का मोनोग्राम भी दिख रहा है, ये ऑथेंटिक 2016 का यूईटी का पेपर है, ध्यान में रखिएगा। सो भाई ये बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर मैं गैदर कर रहा हूँ, क्योंकि यूईटी के पेपर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़ी मेहनत से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने पेपर गैदर करे हैं, ताकि आप लोग इससे तैयारी कर सको अच्छी से अच्छी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो सेम लॉजिक के ऊपर आ रहा है। एग्जामिनर कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, कहता है आपकी बारी में कोऑर्डिनेट्स खुद से निकालो, एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू -1। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारे पास एक कर्व की इक्वेशन आ रही है, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें इस क्वेश्चन में बताना है वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर तुम्हारा स्लोप क्या है, -1 के बराबर। अरे भाई बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो भैया इसका आप स्लोप निकाल लो ना। कैसे निकालोगे बेटा, इसका ग्रेडियंट या स्लोप कैसे निकालोगे, सिंपल dy/dx कैलकुलेट करके। चाहो तो मेरी शॉर्टकट को इस्तेमाल करो, जो मैंने आपको अपने बैच के अंदर पढ़ाई थी शॉर्टकट स्लोप निकालने की, कि भाई बैच में मैंने आपको एक शॉर्टकट पढ़ाई थी, कभी भी अगर आपको स्लोप निकालना हो एक दफा इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट से, डिवीजन में वाई की रिस्पेक्ट से, वो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो चूंकि क्वेश्चन सिंपल आ रहा है, चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कि सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, बन गया dy/dx। 2x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा 3 2 6 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। 4x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 2 8x के बराबर। प्लस के x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस के 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो सिंपल तरीके से dy/dx क्या होता है, स्लोप के बराबर होता है। तो भाई एग्जामिनर ने क्या कहा है, पॉइंट की वैल्यू बताओ जब स्लोप तुम्हारा क्या है, -1, यानी कि क्वेश्चन में आपको स्लोप की वैल्यू दी हुई है, dy/dx की वैल्यू क्या दी हुई है, -1। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा था, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ग्रेडियंट यानी कि स्लोप की वैल्यू बताओ जब तुम्हारे पास स्लोप किसके बराबर है, तुम्हारे पास स्लोप बराबर है -1 के। तो पॉइंट बताओ जिसके ऊपर तुम्हारा स्लोप क्या है, -1। तो dy/dx की जगह पे -1 आ जाएगा। इक्वल टू के बाद 6x² माइनस का 8x प्लस का 1। तो बेसिकली हमें करना क्या है, नेगेटिव के 1 को दूसरी तरफ भेज दो, प्लस का 1 बन जाएगा। आप दो तरीकों से देखो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का कि भाई सिंपल तरीके से तुम बारी बारी पॉइंट्स को उठा के डालो, जिसपे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और तरीका क्या है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे सॉल्व करवा लो, नेगेटिव का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सिंपल तरीके से 6x² माइनस का 8x प्लस का 2। यहां से अगर आप 2 को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 इंटू x² माइनस का 2 4 8 प्लस का 1। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जीरो से डिवाइड होके खत्म हो जाएगी। तो मेरे पास यानी कि यहाँ पे क्या इक्वेशन आ गई, 0 = 3x² माइनस का 4x प्लस का 1। अब आप इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करवाओ, अगर तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, बिल्कुल हो रही है, वैसे मुझे दिख रहा है हो रही है, किस पे हो रही है, ये हो रही होगी, देखो 3 × 1 पॉजिटिव का 3 बनता है ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3 बनेगा। तो मेरे फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, मेरे फैक्टर्स बन सकते हैं -4, नहीं -4 आ रहा है ना यार। तो हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक तो हो रही है, तो ये होगी फिर -3 और -1 के ऊपर। सही है ना, बिल्कुल सही बात है, -3 और -1 प्लस का 3 आपको मल्टीप्लाई होने पे देंगे और -4 देंगे, सही है। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो यहां से आपके एक्स के दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो जिसके ऊपर भी वैल्यूज आएंगे वो करेक्ट आपका आंसर होगा। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है किसी को इन दोनों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन पे नहीं आएंगे, तभी नन ऑफ दी अबव आंसर है। आप खुद से निकाल सकते हो, और बच्चों वाली चीजें भी, ये वाला काम खुद से भी कर सकते हो। मैंने आपको लॉजिक पूरी बता दी है बेटा, देखो मैंने लॉजिक पूरी बता दी है। अब रोजे की हालत में भाई कितना मैं सॉल्व करूंगा बैठ के, लॉजिक मैंने आपको डिफाइन कर दी कि देखो इक्वेशन गिवन थी, आपने सॉल्व कैसे किया, सॉल्व करने की लॉजिक समझ लो भाई, ये काम तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है, किस तरीके से आपने इक्वेशन को ब्रेक करना है। असल चीज क्या है यहाँ पे, लॉजिक है, असल चीज क्या है भैया यहाँ पे, लॉजिक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि भाई आपने सबसे पहले इक्वेशन का वन टाइम डेरिवेटिव लिया, क्योंकि देखो वन टाइम डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप के बराबर होता है, तो हमने वन टाइम डेरिवेटिव लिया तो स्लोप की वैल्यू आपको मिल गई, स्लोप की इक्वेशन मिल गई। तो एग्जामिनर ने कहा था पॉइंट बताओ, वो पॉइंट बताओ कि जिस पॉइंट के ऊपर आपका जो ग्रेडियंट है वो किसके बराबर है, -1 के। तो आपने यहाँ पे dy/dx के अंदर -1 को प्लॉट करा, इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करवाने पे लेकर गए, तो यहां से इसके फैक्टर्स निकाल लोगे तो x की वैल्यूज मिल जाएंगी, कि जिस वैल्यू के ऊपर आपके पास क्या है, जिस वैल्यू के ऊपर आपके पास पर्टिकुलरली आपका स्लोप -1 है, तो जो भी x की वैल्यू मिले वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालना, y की वैल्यू भी मिल जाएगी। मगर बताने का मकसद ये है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगा। खैर
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि अगर dy बाई डी एक्स बराबर है किसके, एक्स क्यूब प्लस थ्री के, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जामिनर कह रहा है कि dy बाई डी एक्स अगर बराबर है किसके, एक्स क्यूब प्लस के थ्री के, तो बताइए y क्या होगा। भाई देखो ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया dy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का थ्री, और ये dx जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगी। तो बेटा डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल वाई के बराबर इक्वल टू का साइन। इंटीग्रेशन ये एक्स क्यूब पे भी अप्लाई होगी, थ्री पे भी अप्लाई होगी। तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला ये आ जाएगा, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे लिखोगे। थ्री की इंटीग्रेशन क्या होगी, हमेशा याद रखिएगा वेन एवर इंटीग्रेशन इज अप्लाइड ऑन अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं होता, बल्कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे वेरिएबल आ जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थ्री एक्स के बराबर। याद रखिएगा डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो आंसर जीरो होगा, बट इंटीग्रेशन कभी भी किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होती है तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही थी वहां पे वेरिएबल आता है हमेशा। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई अगर तुम कभी भी एक इंटीग्रेशन है और वो इंटीग्रेशन जो है उसकी अपर लिमिट वन है लोअर लिमिट जीरो है, वो किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, और ये बराबर है किसके, इंटीग्रेशन अगर अपर लिमिट थ्री है और लोअर लिमिट वन है और ये किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, तो भाई ये दोनों आपस में बराबर है और इनका आंसर है थ्री के बराबर। तो एग्जामिनर मासूमियत के साथ कहता है कि इंटीग्रेशन अगर एक फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो, इंटीग्रेशन फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, अपर लिमिट थ्री लोअर लिमिट वन, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। सो भाई देखो एग्जामिनर ने साफ तौर पे बताया हुआ है ना कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपस में बराबर है, तो इसका मतलब भाई फंक्शन की अपर लिमिट वन है लोअर लिमिट जीरो है, ये थ्री के बराबर है, फिर प्लस का साइन। एग्जामिनर आगे कह रहा है कि भाई फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, अपर लिमिट थ्री है लोअर लिमिट वन है, तो इसका आंसर भी क्या है, थ्री के बराबर है। तो भाई फंक्शन प्लस फंक्शन क्या हो गया, थ्री प्लस थ्री क्या आ गया, सिक्स के बराबर। तो के की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सिक्स के बराबर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी सेम पैटर्न के ऊपर आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई इंटीग्रेशन अपर लिमिट वन है लोअर लिमिट जीरो है, ये एक फंक्शन पे अप्लाई हो रही है और आंसर किसके बराबर है, थ्री के। और आगे कहता है कि भाई इंटीग्रेशन अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो, आगे कह रहा है कि भाई इंटीग्रेशन अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो, इंटीग्रेशन थ्री इंटू एफ एक्स प्लस का फोर, और बाहर आ रहा है डीएक्स का डीएक्स, कहता है इसका आंसर बताओ। देखो भाई इंटीग्रेशन बारी बारी तमाम टर्म्स के पास जाएगी। एक दफा ये जो इंटीग्रेशन है ना ये चली जाएगी मेरे पास अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो एफ एक्स के पास इंटू डीएक्स का डीएक्स, फिर एक दफा ये इंटीग्रेशन सिंपल अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो फोर के पास चली जाएगी। तो भाई थ्री का थ्री यहाँ पे एडिटेड आ जाएगा। देखो इसके बारे में एग्जामिनर ने क्या बताया हुआ है कि फंक्शन के ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो तो ये बराबर होगा किसके, थ्री के। तो ये आपके पास आ गया सिंपल थ्री के बराबर। अब देखो फोर की इंटीग्रेशन क्या होगी, रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा फोर की इंटीग्रेशन क्या होगी, फोर कांस्टेंट वैल्यू है तो फोर एक्स आ जाएगा सिंपल। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल हमारे पास जो वेरिएबल होता है वेरिएबल आ जाता है, सही है ना। अच्छा आगे क्या हो जाएगा, आगे मेरे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से जो आपकी लिमिट्स हैं वो लिमिट्स यहाँ पे एडिटिव आ जाएंगी। तो अब इसको सिंपलीफाई करवा दो, थ्री थ्री जर क्या बन गया, नाइन बन गया, प्लस का फोर बाहर एडिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट यानी कि नाइन प्लस का फोर। नाइन प्लस का फोर किसके बराबर होता है, नाइन प्लस का फोर हमारे पास होता है सिंपल तरीके से चौदह के बराबर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर्टीन आना चाहिए था, जो कि किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं गिवन, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बढ़ मारा हुआ एग्जामिनर ने, क्योंकि भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्टीन के बराबर। अगर आप बेसिक में सिंप्लीफाई करो सिंपल तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या आता है, फोर्टीन के बराबर। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन फंक्शन की ये थ्री के बराबर था, एडिटिव आ गया, थ्री कांस्टेंट था, एडिटिव आ गया, प्लस का फोर, फोर इंटू एक्स के ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो फोर की इंटीग्रेशन आ जाएगी फोर एक्स के बराबर, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ऑब्वियसली वन माइनस का जीरो, वन ही बचेगा, तो यानी कि नाइन प्लस का फोर ये चौदह बनता है। तो करेक्ट आंसर फोर्टीन होना चाहिए। पेपर को मैं यहाँ पे अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचाता हूँ। इस पेपर के जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह ताला उनको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। भाई मेरा रोजे के अंदर मेरी हिम्मत यहाँ पे जवाब दे चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला उस जवजल जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा विद दी न्यू पेपर एज वेल। तो मैं उनको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। आज की क्लास के अंदर ये मोर देन इनफ एमसीक्यूज हैं, सो भाई रिमेनिंग पेपर को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। अभी हम लोगों ने 2016 का ये पेपर था, इसको हमने तकरीबन कवर कर लिया, खाली लास्ट के 10 एमसीक्यूज बचे हैं, उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के साथ देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के एमसीक्यूज के साथ। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि बेटा मैं ऑलरेडी 2024 का जो पेपर था वो ऑलरेडी मैंने कवर करवाया हुआ है, उस पेपर को लाजमी कवर करिएगा। इसके अलावा 2011-12 के पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, इसके अलावा 2017 का पेपर लास्ट लेक्चर में कवर करवाया था 17 और 19 का, तो उनको भी लाजमी तौर पे कवर करिएगा।
तो भाई अगर आप जितने ज्यादा पास पेपर्स को कवर करेंगे उसमें आपका फायदा है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आपकी तैयारी वीक है तो लाजमी तौर पे आप बैच को ज्वाइन करिए। देखो बैच ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है कि भाई आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। इस बैच की सबसे खास बात यह होती है कि भाई इस बैच में आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं, यानी कि तमाम चीजें लाइव क्लासेस में कवर करवाई जाएंगी। जो भी आपकी लाइव क्लास होगी बेटा उस लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। और ये लाइव क्लासेस होती हैं जूम एप्लीकेशन के ऊपर, आपको रिकॉर्डिंग्स हमारे पोर्टल के थ्रू मिल रही होती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो कहीं से भी, आप जितने भी क्वेश्चंस को देख लो, आप जितने भी पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर लो, असल चीज होती है टेस्टिंग। तो भाई आपके पास इस बैच की सबसे खास फीचर ये होता है कि आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट होते हैं सेम पैटर्न के ऊपर जैसे कि हमारे पास नस्ट का, फास्ट का, यूईटी का, कॉमसेट्स का, एनईडी का, प्यास का टेस्ट होता है। उसी तरीके से हमारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं प्रॉपर टाइमर्स के साथ। तो आपने ये टेस्ट लाजमी तौर पे देने होते हैं। जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है बेटा उस टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें डिफाइंड किया जाता है कि भाई ये टॉपिक, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपने सॉल्व करना था बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ। इसके अलावा सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारा होता है कि आपकी क्वेरी सेशंस की क्लासेस अलग से होती हैं। आपके क्वेरी सेशंस अलग से पूछे जाते हैं, अलग अलग से कवर अप किए जाते हैं, तो वो एक अलग आपको हम चीज प्रोवाइड करते हैं। इस बैच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये कि भाई पाकिस्तान की तमाम टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन आपकी इस बैच के जरिए होगी। तो आपने लाजमी तौर पे इस बैच को ज्वाइन करना है। तो आपको लोगों की कंप्लीट तैयारी बेटा इस बैच के जरिए हो रही होगी इंशाल्लाह ताला। तो लाजमी तौर के ऊपर कोशिश करें कि बैच को ज्वाइन करें, बैच से फायदा उठाइए। तो आप चाहे नस की तैयारी कर रहे हैं, नस के नेट 3 के लिए, चाहे आप नस के नेट 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीआईकेआई की, फास्ट की, कॉमस्टेट्स की, एनईडी की, मेहरान की, आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाएगा। तो लाजमी तौर पे आपने इस बैच का हिस्सा बनना है। मैं यूईटी के ऑलरेडी कई पेपर सॉल्व करवा चुका हूं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मजीद सॉल्व करवाऊंगा। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआएं करिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।